मैं जानना चाहता हूं कि भारत के इतिहास की किताबों में तुमने सिलेबस बना करके पढ़ाया कि 1857 पहली क्रांति थी जो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी और उसकी अगुवाई किसी मेरठ के और किसी उधर के किसी मंगल पांडे ने कर दी थी। तुमने इस देश को यह क्यों नहीं पढ़ाया कि अगर वो पहली क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ तो ये तिलका मांझी, ये सिद्धू कानू, ये बिरसा मुंडा, ये किसके लिए लड़ रहे थे, और अगर वो लड़ रहे थे तो उनका इतिहास कहां है, ये हम भी जानना चाहते हैं। इस देश की हुकूमत ने क्या किया? आपके नायकों के नाम पर कभी टिकट जारी कर दिया, कभी कोई स्कीम चला दी, कभी कोई जगह का नाम रख दिया और इस तरह से उन्होंने आपको सम्मान दे दिया। जरा हम भी जानना चाहते हैं कि बस्तर में कितने सरकारी स्कूल खोला, कितने विश्वविद्यालय खोला, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला, कितने हॉस्पिटल खोला और कितना यहाँ के लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए आपने फैसला लिया है। अगर ये आप नहीं करते तो आप फिर किस तरह से हमारे लोगों को न्याय करेंगे? हमने जब अ से अनार कहा वो खुश हो गए, हमने जब आ से आम कहा वो और खुश हो गए, लेकिन हमने जैसे ही अ से अधिकार कहा वो नाराज हो गए। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता, और अधिकार पाने के लिए हम उस हथियार और हिंसा की लड़ाई के समर्थक कतई नहीं हैं। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें यह ताकत दे दी कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आपकी गिनती ज्यादा है तो आप एकजुट हो जाओ। आओ एससी एसटी ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज के लोगों, बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपनी पढ़ाई कमाई दवाई के लिए एक होकर के आपको भारत बचाने की लड़ाई लड़ना होगा। और क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हमारी पीड़ा का विषय नहीं हो सकती? और बस्तर के लोगों, हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे कि आपके भी इलाके में जो आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता होगा, क्या वो महफूज है? क्या उसके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं है? आज तो भाई ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं भी हिम्मत करके बोल रहा हूं, लेकिन शासन प्रशासन के लोग सुन रहे होंगे और उन्हें लगेगा कि इनको भड़काया जा रहा है। नहीं साहब, आपसे तो सवाल पूछा जा रहा है कि आजादी के 75 साल बाद इस देश के आदिवासी को क्या मिला है? आप आदिवासियों को क्या चाहिए? एक अच्छा स्कूल चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए। आज हजारों करोड़ की कंपनियां लगी हैं, क्या बस्तर को दवाई मिल रही है क्या? भाई बस्तर में तो मुझे आकर पता चला कि जो हॉस्पिटल बीमारों को ठीक करने के लिए बनाया गया था, अब दिन आ गए हैं कि उन आदिवासी और पिछड़ों के इलाकों में, दलितों की बस्तियों के तमाम हॉस्पिटल ही बीमार हो गए हैं और वहां इलाज होने की बजाय इलाज बढ़ जाता है। केवल रेफर करने के लिए रेफरिंग सेंटर बना दिया गया है। इस देश में जिसकी आबादी 90% है, उसके लोग अगर बीमारी से मर रहे हैं तो क्या इस देश को चलाने वाले लोगों से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि हमारी जान की कोई कीमत बची है या नहीं बची है? भारत विश्व गुरु बने, लेकिन हमारे लोग अगर जिंदा ही नहीं बचेंगे तो ये सवाल हम किससे पूछने जाएंगे? केवल सड़क बना देना, पुल बना देना, हाईवे बना देना अगर विकास होता तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जितने सड़क पुल हाईवे बने हैं, ये जहाज हैं, इनमें हमारे लोग कितने उड़ते हैं और कितने चलते हैं? हमारे लोग जहां हैं वहां तुम पहुंचते ही नहीं और जो उनके पास है वो भी तुम छीन लेते हो। वो हमारी इसी एकजुटता की ताकत से डरते हैं। वो डरते हैं इसलिए झूठ बोलते हैं। वो डरते हैं इसलिए कि कहीं ओबीसी और एससी एक न हो जाए। वो डरते हैं कि उनके पुलिस, उनके प्रशासन और बंदूक के बाद भी अगर इस देश के एससी एसटी ओबीसी एक हो गए तो हुकूमत कैसे करेंगे झूठ की, लूट की और फूट की? इस देश के 100 अरबपति अगर हैं तो उसमें एक भी आदिवासी है क्या? एक भी आदिवासी मीडिया में आपका बैठा है क्या? एक भी आदिवासी आपका आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन करके जितना होना चाहिए पहुंच पाया क्या? देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर, आपकी आबादी 8 से 9% हो गई है। आपके अगर 100 विश्वविद्यालय हैं तो उसमें 8-9 वाइस चांसलर आपके हैं क्या?
आप हैं कहां फिर? इसलिए अब नए उलगुलान की जरूरत इस देश को है, जो शिक्षा के लिए उलगुलान करे, जो रोजगार के लिए उलगुलान करे, पाखंडियों और अंधविश्वासियों के खिलाफ उलगुलान करे, वैज्ञानिक चेतना वाला पढ़ाई लिखाई जिंदा रखने के लिए उलगुलान करे, और इस देश के जल जंगल जमीन को अपने पूंजीपति दोस्तों को बेचने के खिलाफ उलगुलान करे और कहे कि ये जल जंगल जमीन हमारी है और हम इसको महफूज रखेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज के सभी सम्मानित लोगों को मेरा सेवा जोहार और उलगुलान रहेगा। और आप सब जो आसपास कई दूर दूर से चल करके इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आए हैं, आप सबको भी मेरा उलगुलान जारी रहे के साथ सेवा जोहार है। सबसे पहले मैं सर्व आदिवासी समाज और परिवार के आयोजकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यहां बुलाने का न्योता भेजा, और ये मेरे लिए इतना ऐतिहासिक दिन है कि आज आकर के आप सबसे मिलने और आपके दुख दर्द में शामिल होने, आपके संघर्ष में शामिल होने और उस भूम काल के अधूरे सपने को पूरा करने के संकल्प लेने में शामिल होने में मैं यहां आपके बीच में आया हूं। इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है। और आज भूम काल स्मृति दिवस 116वां जो आयोजन है, वर्षगांठ है, मैं अपनी बात उन तमाम शहीदों को याद करते हुए, उन तमाम संघर्ष करने वाले अपने लोगों को याद करते हुए, शहीद गुंडाधुर को याद करते हुए और उनके तमाम साथियों को याद करते हुए उन्हें नमन भी करता हूं और उनके उस जज्बे को सलाम करते हुए पहली बात कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों के कुर्बानी को हम जाया नहीं होने देंगे। हम उनके सपनों का बस्तर भी बनाएंगे और उनके सपनों का भारत भी बनाएंगे। इस बात का संकल्प हम लेना चाहते हैं यहां पर। और आज जब मैं इस भूमकाल के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आया तो आज सुबह से उन तमाम ऐतिहासिक जगहों पर जाने का भी मौका मिला। लोग तो कहते हैं कि हमारे नायक गुंडाधुर शहीद हो गए, लेकिन बस्तर संभाग के लोगों, आप सब जानते हो कि जिनके खिलाफ उनकी लड़ाई थी, जब उन्हें वो पकड़ ही नहीं पाए तो हम क्यों ये मान लें कि वो शहीद हो गए। हम ये कहेंगे कि हमारे गुंडाधुर आज भी जिंदा हैं और वो हमें हिम्मत देने के लिए हमारी ताकत बनकर के हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारे लोगों के साथ एकजुटता से ये नारा लगाया कि बस्तर वासियों का होना चाहिए। बस्तर किसका होना चाहिए? जरा आप जोर से बोलना कि वो नारा आज भी जिंदा है कि नहीं, कि बस्तर किसका होना चाहिए? बस्तर वासियों का बस्तर होना चाहिए। ये देश इस देश के मूल निवासियों का होना चाहिए। चंद लोगों के हाथ में न हम बस्तर को गिरवी होने देंगे और न इस मुल्क को गिरवी होने देंगे। आज ये संकल्प लेने का भी दिन है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरे देश को गुलाम बनने नहीं दिया जा सकता। और इस बात का संकल्प हमें लेना होगा। मैं आयोजन समिति की इस बात से इतना खुश हुआ कि ये जो मंच पर जितने लोगों को बिठाया, यही हमारी आवाम है
ये हमारा इस देश का 90% परिवार है जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज खड़ा है। ये हमारी एकजुटता का ऐलान है कि हम सब मिलकर इस भारत को मुट्ठी भर लोगों का गुलाम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी मैं पूरी आयोजन समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लड़ाई हमारी साझा है क्योंकि हम सब का दुख और दर्द साझा है। मैं जानता हूं कि मैं पिछड़े समाज OBC में आने वाली एक जाति में पैदा हुआ, किसान परिवार में पैदा हुआ, और जब हमने स्कूलों में पढ़ाई पढ़ी और बड़े हुए विश्वविद्यालय में गए तो ये बस्तर और छत्तीसगढ़ के जंगल हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। आप कौन लोग हैं? आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल भरी है? आपके ऊपर कितने तरह के हमले हो रहे हैं? चाहे वो बाहर से आए अंग्रेजों ने लूटा हो या अंग्रेजों के साथ जिन्होंने यहां राज किया उन्होंने लूटा हो, या उन दोनों के जाने के बाद लोकतंत्र और संविधान बनने के बाद इस बस्तर को बाहर से लूटने आने वालों ने लूटा हो, उन सब के संघर्ष को इस देश के बाकी लोग तो जान ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं कि यह जल जंगल जमीन किसकी है। उन्हें पता ही नहीं कि यह गुंडाधुर कौन थे, उनके तमाम साथी कौन लोग थे। फिर यह देश सबका देश कैसे बनेगा? इस देश के जंगल जमीन पर जो सदियों से रहता आया हो, उसके दुख दर्द को समझने वाले लोग जब सत्ता में नहीं होंगे तो उनकी बात करेगा कौन? मैं जब आपके बीच में आया, आपने मुझे ये अपने लोक संस्कृति की एक माला पहनाई। ये माला जंगल में एक पेड़, एक पौधे, एक बीज से बनी हुई माला, ये केवल एक आपकी दी हुई सम्मान की चीज नहीं। ये सफेद पगड़ी जो हमारे सर पर आपने सम्मान के लिए बांधी, ये केवल एक सामान मेरे लिए नहीं है, हजारों साल के उस हमारे मूल निवासी आदिवासी परिवार की विरासत है जिसे आपने हमें सम्मानित करते हुए दिया है। मैं हौसले के साथ इसे अपने साथ सहेज कर वापस ले जाऊंगा। जब जब ये माला मुझे नजर आएगी तब तब मुझे बस्तर की याद आएगी। जब जब मैं इस आपके दिए हुए सफेद गमछे को अपने सिरहाने पर लगा कर रखूंगा तो ये एक बड़ी भूमिका निभाएगी कि जब हमारे जैसे लोग भूल जाएं कि हमारे लोग बस्तर और जगदलपुर में अपने कितने बड़े संघर्ष कर रहे हैं, तो ये आपके दिए हुए प्रतीक चिन्ह हमें याद दिलाएंगे कि उनका संघर्ष भी हमारा है और हम सबको मिल करके बराबरी और न्याय का भारत बनाना होगा। ये सम्मान, यहां के लोक नृत्य, ये जो हमारे नौजवान साथी हैं युवा प्रकोष्ठ के, मैं पिछले दिनों बस्तर के एक हिस्से में तो आया था जब कोंडा गांव में एक कार्यक्रम हुआ था और वहां हमारे बहुत सारे साथी मिले थे। उन्होंने ये निवेदन किया था कि आपको भूमिका लाना होगा और मुझे खुशी है कि चंद दिनों बाद ही इतने शानदार कार्यक्रम में आने का मौका मिल गया। हमने जब इतने लोगों से बात की, इतने लोगों से मिलकर के उस इतिहास को जानने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले राष्ट्र नायकों में आदिवासी नायकों की तो जगह ही नहीं बन पाई थी। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर भी रहा। हमने एक किताब लिखी है, प्रोफेसर की डायरी, और उस किताब में हमने बहुत सारे सवाल उठाए कि जब भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया तो इस देश में यह संकल्प लिया गया कि अब भारत में जनता का जनता के लिए जनता पर शासन, जनता द्वारा शासन होगा। यानी अब बाहर से कोई हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा।
इस देश के लोग ही हम चुन करके जिन्हें वोट के अधिकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में बने भारत के संविधान को मैं याद करना चाहता हूं, जिसने सबको बराबर का वोट का अधिकार दिया कि अब अपना राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो जनता के वोट से पैदा होगा और जनता जिसे वोट देकर के राजा बनाएगी वो हमारे पर शासन करेगा। इतना शानदार संविधान बना। हम सब संविधान को मानने वाले लोग हुए। हमने पुरानी चीजों को भुला दिया, हमने उस अतीत को भुला दिया कि हमारे लोगों को कभी अछूत बना करके आपने इंसान से भी बदतर बना दिया, पशुओं जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। आपने इस देश के आदिवासियों को कभी भी सम्मान और अधिकार से नहीं देखा, इस देश की महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, इस देश के पिछड़ों को अधिकार नहीं दिया, किसानों को अधिकार नहीं दिया। लेकिन तमाम बातें भुला करके हमने भी संकल्प लिया कि 26 जनवरी 1950 से जब भारत का संविधान लागू हो गया तो यह संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार दे देगा। जो लोग राजा बनेंगे वो भेदभाव नहीं करेंगे। जो नए लोग हमारे दिल्ली में बैठेंगे वो जब कोई अपनी कलम से नियम बनाएंगे तो बस्तर से लेकर के छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा और राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में फैले आदिवासियों को न्याय दिलाएंगे। और इसके लिए जब संविधान सभा में बहस हुई, मेरे गांव के लोगों यहां पर मैं जब आया तो हमारे एक साथी कह रहे थे कि साहब देखो, बस्तर के लोग बड़े सीधे साधे और मासूम होते हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं होते, मगर हमारी मासूमियत को किसी ने कमजोरी तो नहीं समझ लिया, किसी ने कमजोर तो नहीं मान लिया। इसी बात का ऐलान 1910 में हुआ था कि ये बस्तर के लोग मासूम हो सकते हैं लेकिन कमजोर नहीं हो सकते। एकजुट होकर के तमाम लोगों के खिलाफ क्रांति का उलगुलान भी बजा सकते हैं, और उसकी अगुवाई गुंडाधुर जी ने की थी। तो जब संविधान बन रहा था तो आपके बीच का एक नायक वहां पर था जिसका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। हमारे तमाम नौजवान साथी जानते हो। और जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में खड़े होकर के एक वाक्य बोला था जिसे आज भूमकाल स्मृति दिवस पर मैं याद करना चाहता हूं कि जब उनको कुछ लोगों ने कहा संविधान सभा में कि आप तो लोकतंत्र सीख लीजिए, अब भारत लोकतंत्र से चलेगा, तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि हम सैंधव घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के बाकी लोगों को लोकतंत्र हम आदिवासियों से सीखना चाहिए, आप हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, हम तो लोकतंत्र में रहने वाले लोग रहे। और इसलिए उन्होंने यह लड़ाई लड़ी कि भारत में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हुआ तो उन मूल निवासी और आदिवासियों के साथ हुआ। कोई राजा बना और आपके इलाके में, मैं कल से जितने लोगों से मैंने जाना, बस्तर के लोगों आप बेहतर समझते होंगे, राजा बना कोई तो खेत में जो अनाज पैदा करता था, जो दिन रात मेहनत करता था, जिसने परिश्रम किया, जंगल में जा करके ये खोज करके बताया कौन सी फसल खाने लायक है और कौन सी खाने लायक नहीं है, कौन सी चीज पीने लायक है और कौन सी पीने लायक नहीं है। कल्पना करके सोचना कि इस प्रयोग में हमारे कितने लोग मार दिए गए होंगे। कोई लेबोरेटरी और साइंस की फैक्ट्री वहां नहीं थी। हमारे लोगों ने खोज करके पता किया इस खेत में ऐसे बीज डालेंगे तो अनाज और फसल पैदा होगी। हजारों साल के संघर्ष में हमने इस दुनिया को रहने लायक बनाया, और जब ये यहां पर राजतंत्र आया तो उन राजाओं ने केवल हमारी मेहनत को लूटा और हमारे फसल को उस पर टैक्स लगा करके, उस पर तमाम चीजें लेकर के बेगारी कराया। तो जिसने अपने हाथ से मेहनत करके सभ्यता का पेट भरा, उसको विरासत में क्या मिला। मैं आज यहां पर आकर के इस बात से हैरान हूं, और जब भी छत्तीसगढ़ आता हूं तो छत्तीसगढ़ के लोग एक वाक्य बोलते हैं। बस्तर के लोगों, आप मुझे बताना ये वाक्य सही है या कितना गलत।
वो सब लोग कहते हैं कि हम तो भारत के उस जमीन के हिस्से पर रहते हैं जिस जमीन में सबसे ज्यादा खजाना है, सबसे अमीर जमीन है, लेकिन सबसे अमीर जमीन के हम सबसे गरीब लोग हैं। इस जमीन का कुछ भी हमारे पास नहीं आता और इसे लूट करके ले जाने वाले बाहर अमीर बन करके बैठते हैं। बताओ सही है कि नहीं? आपकी मेहनत को कल कोई राजा लूटा था, फिर कोई अंग्रेज आकर लूटा। आज क्या लूट बंद हो गई क्या? जरा जोर से बताना कि अब कोई नहीं लूटता क्या? हमारे देश के सामाजिक न्याय के लोगों ने एक बात कही थी कि इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी जो 90% हैं, कोई किसान था, कोई कुम्हार था, कोई बढ़ई था, कोई नाई था, कोई मोची था, कोई जंगल में फसल पैदा करता था, कोई पशुपालन करता था, कोई खेत में अनाज पैदा करता था। ये 90% मेहनत करने वाले लोग थे और जिसने मेहनत किया वो आज इतना गरीब क्यों है? ये सवाल इस देश के लोगों को चुभता नहीं है क्या? आज बाहर से बस्तर को देखो, बड़े बड़े लोग यहां पर आकर के भाषण देते हैं और कल भी एक लोग आकर के यहां अपने 1000 करोड़ के हवाई जहाज से उतरे, भाषण दिया और मुझे पता चला कि भाषण देते हुए दिल्ली वाले एक नेता ने बोला कि आने वाले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित और सबसे नंबर 1 का इलाका बना देंगे। बताओ बोला कि नहीं बोला? तो बताओ ये पहली बार बोला क्या? आज ऐसे लोगों की हुकूमत है जो जहां जाते हैं वहीं बोलते हैं कि आप हमको वोट दे देना, हम आपके इलाके को नंबर 1 बना देंगे। तो नंबर 2 कौन रहेगा? जहां चुनाव आता है वहां तुम नंबर 1 बनाने चले जाते हो। और दूसरे एक नेता हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये वैचारिक मंच है और समझदार को इशारा काफी, हरकतें बताती हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दूसरे एक नेता हैं, अगर आज वो आपके कार्यक्रम में आएंगे या आते जहां जहां, तो कहते हैं कि मेरा तो बचपन से आदिवासियों से नाता रहा है। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेरा तो बचपन आदिवासियों में बीता है। मैं जब चाय बेचा करता था तो जब चाय बिक जाती थी तो आकर आदिवासियों के साथ महुआ बीना करता था। जब महुआ बीन करके खाली होता था तो उसके बाद जा करके खेत में काम करता था और रोज शाम को आदिवासियों के साथ वही उनका नृत्य और संगीत गाया करता था। मेरा तो जन्मों जन्मों का नाता है। यह भाषण इसलिए दिया जाता है क्योंकि भाषण देकर के आपको भावनाओं से जोड़ लिया जाए और जब वहां से वापस जाए तो वहां की फाइल पर जो दस्तखत होती है अपने अमीर पूंजीपति को बस्तर का खनिज लुटाने के लिए दे दिया जाए। इसलिए भोले भाले लोगों को भावनात्मक भाषण दे करके बहला दिया जाता है। कब तक इस तरह के भाषण पर आप ये सोचते रहेंगे कि सामने वाला बोला कि मेरा तो बचपन से आपसे रिश्ता है और आपने मान लिया क्योंकि उसने आपका कपड़ा पहन लिया था जब आपके बीच में आया था, आपकी टोपी लगा ली थी, आपने भोले भाले लोगों आपने उनको ताकत दे दी और ताकत देकर के क्या किया? मुझे पता नहीं कि यह तथ्य सही है या गलत, आप बताइएगा। मुझे लोगों ने बताया कि देश के गृह मंत्री के बेटे के नाम से भी यहां पर कुछ जमीन आवंटित कर दी गई है जिसके नीचे कुछ खनिज और लिथियम है, जो बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े ICC का चेयरमैन बन गया है। उस बेटे के नाम पर भी यहां पर सब काम हो रहा है। अगर गलत होगा तो बताइएगा, नहीं दिया होगा तो कुछ दिन बाद दे देगा, काम तो उसे वही करना है। इस बस्तर को जब हमने किताबों में पढ़ा तो बस्तर की छवि या इस पूरे आदिवासियों की छवि देश में क्या बनाई गई कि ये हिंसक लोग होते हैं, ये तीर तलवार की बात करते हैं, ये सभ्य लोग नहीं होते। दिल्ली में बैठ करके किसी ने यह समझाया कि सभ्यता का मतलब क्या होता है। दिल्ली में बैठकर, देश के बड़े बड़े शहरों में बैठ करके कुछ लोगों ने इस देश को समझा दिया कि हम जो कपड़ा पहनते हैं वो सभ्य होता है और तुम जो कपड़ा पहनते हो असभ्य होता है, और हमने मान लिया। हमारी भाषा बहुत अच्छी है, तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं। हमारा खान पान बहुत अच्छा है, तुम तो महुआ पीते हो।
हमारी संस्कृति बड़ी अच्छी है। तुम्हारी संस्कृति में तो कुछ है ही नहीं। हम लोग भी इस बात को नहीं जान पाए। लेकिन ये तो भला हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का कि शिक्षा मिलना शुरू हुई, और जब शिक्षा के बाद हम आपके बीच में जब आते हैं, जब ये देखते हैं, तब ये समझ में आता है कि दिल्ली में बैठकर कोई इस देश को ये नहीं समझा सकता कि इस देश के नागरिक कैसे होते हैं। इस देश को जानना है तो ऐसे जल जंगल जमीन में रहने वाले उन तमाम मूल निवासियों को करीब से देखो। भारत वहां खड़ा है, भारत दिल्ली से नहीं देखा जा सकता और न चलाया जा सकता है। इस बात को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने हमेशा कहा, अंग्रेजों ने तो कह दिया था कि क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, ये हिंसक लोग हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत के इतिहास की किताबों में तुमने सिलेबस बना करके पढ़ाया कि 1857 पहली क्रांति थी जो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, और उसकी अगुवाई किसी मेरठ के और किसी उधर के किसी मंगल पांडे ने कर दी थी। तुमने इस देश को यह क्यों नहीं पढ़ाया कि अगर वो पहली क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये तिलका मांझी, ये सिद्धू कानू, ये बिरसा मुंडा, ये किसके लिए लड़ रहे थे, और अगर वो लड़ रहे थे तो उनका इतिहास कहां है, ये हम भी जानना चाहते हैं। जब उल गुलान का नारा लगाया बिरसा मुंडा ने, तो आप क्या करते हो? आप अपने महंगे जहाज से उतरते हो झारखंड, और हूल दिवस मनाने के लिए वहां पर खड़े होकर ये ऐलान करते हो। आप जाकर के वहां पर यह ऐलान करते हो कि हम बिरसा मुंडा को राष्ट्र नायक मानते हैं। इस देश की हुकूमत ने क्या किया? आपके नायकों के नाम पर कभी टिकट जारी कर दिया, कभी कोई स्कीम चला दी, कभी कोई जगह का नाम रख दिया, और इस तरह से उन्होंने आपको सम्मान दे दिया। जरा हम भी जानना चाहते हैं कि बस्तर में कितने सरकारी स्कूल खोला, कितने विश्वविद्यालय खोला, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला, कितने हॉस्पिटल खोला, और कितना यहां के लोगों को शिक्षा और रोजगार के लिए आपने फैसला लिया है। अगर ये आप नहीं करते तो आप फिर किस तरह से हमारे लोगों को न्याय करेंगे? बिल्कुल ठीक है ना? आज हमें एक बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज इस देश में हो क्या रहा है? दो तरह से हमला इस देश के मूल निवासियों पर आया। मैं जानकर हैरान हुआ। मैं आपके जगदलपुर या शहर के बस्ती के पास गुजरा तो लोगों ने बताया कि इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा ट्राइब्स लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, लेकिन शहर में नहीं रहते। हमने पूछा कि ये बड़े बड़े होटल, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़े बड़े प्रतिष्ठान, ये दुकानें, क्या ये आदिवासियों की हैं? फिर क्या मिला आदिवासियों को? आपके लिए संविधान में कुछ थोड़े से प्रावधान किए गए। जयपाल सिंह मुंडा लड़ रहे थे आदिवासियों को सम्मान और हक दिलाने के लिए, मिला केवल आरक्षण। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण, और आरक्षण केवल दो जगह लागू हुआ था, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में। ये हमारे जितने नौजवान यहां पर हैं ये जानते होंगे। सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को भी अब धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में बेच दो, फिर आरक्षण खत्म हो गया। लेकिन आपने इस देश के संविधान में यह प्रावधान किया कि हम इस देश के आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को ताकत देंगे, उनको ताकत देंगे कि उनकी जमीन कोई छीन न ले, उनको ताकत देंगे कि उनके गांव में, उनके जल जंगल जमीन में कोई घुसपैठ न कर ले, उनको ताकत देंगे, पेशा एक्ट बनाएंगे, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाएंगे और अनुसूची 5-6 बनाएंगे, ताकि आदिवासियों की संस्कृति सुरक्षित रहे, आदिवासियों का संघर्ष सुरक्षित रहे और आदिवासियों को कोई लूट न ले। जरा बस्तर के लोगों एक बार हाथ उठा के बताना कि आपकी ग्राम सभा सुरक्षित बची है क्या?
जरा जोर से बोलना, हो सकता है मुझे ना पता हो। सुरक्षित बची है? क्या आपके जल जंगल जमीन का सारा फैसला आपसे पूछ कर लिया जा रहा है? आपके जंगल को बेचने के लिए पहले आपसे पूछा जा रहा है? आपके खनिज को बेचने के लिए पहले आपसे कोई इजाजत ली जा रही है? फिर ये फैसले ले कौन रहा है? उसके लिए आपके बीच का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना तो दिया गया है भाई, बना दिया गया एक व्यक्ति, और उन्हीं के सिग्नेचर से ये बड़े बड़े फैसले होंगे। और देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि आजादी के लगभग संविधान लागू होने और आजादी के 70-75 साल बाद इस देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। हमें भी खुशी हुई कि हां, हमारे बाबा साहब के संविधान से कल तक जिन्हें कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, अब वो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। इस बात को देख करके हमारे भी सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है कि हाँ, हम अपने लोगों को राष्ट्रपति बनने देखना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं? राष्ट्रपति जी से ज्यादा ताकत प्रधानमंत्री की कुर्सी में है कि नहीं है? तो जो ज्यादा ताकतवर कुर्सी है उस पर हमारे लोग क्यों नहीं होंगे? और ज्यादा ताकतवर कुर्सी पर अगर हमारे लोग हैं भी, तो क्या वाकई वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाते हैं क्या? मुझे अफसोस होता है बस्तर में आकर इस बात को कहने में कि आपके देश का मणिपुर जैसा एक राज्य जाने कितने महीनों से जल रहा है और आप ये न बोल पाओ कि गलत हो रहा है। तब हम नहीं मानेंगे कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसमें ताकत बची है। हम नहीं मानेंगे कि आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। मणिपुर में कौन लोग थे जो इस पूरी आग के शिकार हो रहे हैं? वो इस देश के मूल निवासी हैं, वो हमारे लोग हैं, और आज भी उस आग को बुझाया नहीं जा सकता। इस देश के दूसरे कोने पर लद्दाख एक जगह है और वहां पर तमाम लोगों ने भी यह कह दिया था कि हम आपको विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक व्यक्ति जो वैज्ञानिक चेतना का है, एक व्यक्ति जिसकी दुनिया में नाम है, एक व्यक्ति जिसने पाठशाला से लेकर के पर्यावरण बचाने के लिए काम किया हो, जिसके ऊपर फिल्म बनी हो 3 इडियट। आपको पता है कि वो जब अपने लद्दाख के, जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग हैं, जब उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा था, तो आज वो व्यक्ति इस देश की जेल में बंद है, और जिसको जेल में होना चाहिए उसे पैरोल पर बाहर करके पूरे देश में घुमाया जा रहा है। फिर ये भारत सबका भारत कैसे महसूस होगा? क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हमारी पीड़ा का विषय नहीं हो सकती? और बस्तर के लोगों, हमसे बेहतर तो आप जानते होंगे कि आपके भी इलाके में जो आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता होगा, क्या वो महफूज है? नहीं है। क्या उसके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं है? आज तो भाई ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं भी हिम्मत करके बोल रहा हूं, लेकिन शासन प्रशासन के लोग सुन रहे होंगे और उन्हें लगेगा कि इनको भड़काया जा रहा है। नहीं साहब, आपसे तो सवाल पूछा जा रहा है कि आजादी के 75 साल बाद इस देश के आदिवासी को क्या मिला है? इस देश के आदिवासी को यह मिला है कि जहां जहां इस देश के आदिवासी संघर्ष करते हैं, वहां उनकी आबादी से ज्यादा वहां पर वर्दीधारी लोग खड़े हैं। आप प्रशासन से लड़ते हैं, आप उनको डराते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी, मैं जैसे किस विचार को मानने वाला हूं? मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानने वाला हूं, और संविधान के आधार पर हम इस देश की हर लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। हम इस देश में और किसी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। ये लोग झूठ बोलते हैं कि अगर कोई ये सवाल कर दे कि इस देश के आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो हम देश विरोधी हैं। कैसे देश विरोधी हैं? साबित करके बताओ। इस देश के ओबीसी और बस्तर और जगदलपुर के जितने ओबीसी आए होंगे, अपना गांव गांव जाकर के पूछना। छत्तीसगढ़ तो वो राज्य है, ये देश सबका होता तो हम भी सवाल पूछना चाहते हैं। 10% आबादी, 15% आबादी, जाति जनगणना तो हुई नहीं है। मैंने एक किताब लिखी है, उस किताब को मंगा देना, आप उस गाड़ी में आपके रखी हुई है। यदु साहब, आपकी गाड़ी में दोनों किताब रखिए, मंगवाइएगा जरा, हम दिखाएं तो अपने लोगों को। आज इस देश में पता ही नहीं कि कुछ लोगों की आबादी कितनी है, और आरक्षण मिल गया 10%। फिर ये क्या छत्तीसगढ़ में उनकी आबादी 10% है क्या? भाई जोर से बोलना, इसमें बोलने में क्या है? 10% आबादी है रिजर्वेशन। और आपके यहां चाहे जो जिस भी तरीके से हो, पिछली सरकार ने आरक्षण बढ़ाया, मिला क्या?
अरे भाई, छत्तीसगढ़ के SC ST OBC को बढ़ा हुआ आरक्षण मिला क्या? कौन रोका? कोई मुसलमान रोका? कौन रोका? कोई अंग्रेज लंदन से रोका है? अरे वो आपका आरक्षण किसने रोका? कोई दलित पिछड़ा रोका है? फिर समझदार को इशारा काफी। जो आपके बच्चों का आरक्षण नहीं दे सकता, वो आपके बच्चों की जमीन बेचने के लिए सौदे करता है। आप आदिवासियों को क्या चाहिए? एक अच्छा स्कूल चाहिए, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए। जितनी कंपनियां यहां पर लगाई गई, उनमें एक CSR फंड होता है, हमारे पढ़े लिखे विद्वान लोग जानते होंगे। 100 रुपया अगर उस कंपनी का खर्च हो रहा है यहां पर, 100 रुपए में से आपको पता ही नहीं चलता होगा साहब, इस देश की सरकारें कई बार मुफ्त में जमीन, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में टैक्स माफ कर देती हैं, ताकि बिजनेस का डेवलपमेंट हो, उद्योग बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। मेरे बस्तर के लोगों गौर से समझना, सरकार ने छूट दिया कंपनी को, और कंपनी को कहा कि जब तुम कंपनी लगाना तो आसपास के इलाकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। जानते हो कि नहीं आप? आसपास के लोग बीमार न पड़े इसके लिए दवाई का इंतजाम करना, आसपास के लोगों को रोजगार देना, और गरीब कमजोर लोगों को ताकतवर बनाने के लिए CSR फंड से आप अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा खर्च करेंगे। आज हजारों करोड़ की कंपनियां लगी हैं, क्या बस्तर को दवाई मिल रही है क्या? भाई, बस्तर में तो मुझे आकर पता चला कि जो हॉस्पिटल बीमारों को ठीक करने के लिए बनाया गया था, अब दिन आ गए हैं कि उन आदिवासी और पिछड़ों के इलाकों में, दलितों की बस्तियों के तमाम हॉस्पिटल ही बीमार हो गए हैं, और वहां इलाज होने की बजाय इलाज बढ़ जाता है। केवल रेफर करने के लिए रेफरिंग सेंटर बना दिया गया है। इस देश में जिसकी आबादी 90% है, उसके लोग अगर बीमारी से मर रहे हैं, तो क्या इस देश को चलाने वाले लोगों से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि हमारी जान की कोई कीमत बची है या नहीं बची है? भारत विश्व गुरु बने, लेकिन हमारे लोग अगर जिंदा ही नहीं बचेंगे तो यह सवाल हम किससे पूछने जाएंगे? इस सवाल को देश विरोधी नहीं कहा जा सकता, इस सवाल को राष्ट्र विरोधी, और इस सवाल को किसी पार्टी या किसी जाति धर्म विरोधी नहीं देखना चाहिए। यह सवाल हमारे उलगुलान का सवाल है, यह सवाल हमारे शिक्षा रोजगार का सवाल है कि उसे लूटा कौन और आज भी कौन लूट रहा है। तुम दुनिया के सामने जाकर ये झूठ बोलते हो, केवल सड़क बना देना, पुल बना देना, हाईवे बना देना अगर विकास होता, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जितने सड़क पुल हाईवे बने हैं, ये जहाज हैं, इनमें हमारे लोग कितने उड़ते हैं और कितने चलते हैं? हमारे लोग जहां हैं वहां तुम पहुंचते ही नहीं, और जो उनके पास है वो भी तुम छीन लेते हो। कौन जवाब देगा कि पुलिस प्रशासन लगाकर फर्जी ग्राम सभा बना करके आपकी जमीनों को हड़पा जा रहा है कि नहीं? बताओ, ये कठिन सवाल हम पूछे कि ना पूछे? यहां से हम दिल्ली में बैठ करके जब कई बार वीडियो देखते हैं, ये हमारे कई नौजवान युवा साथी है, अद्भुत वीडियो बनाते हैं, ये इनका हौसला बढ़ाना, ये करण और इनकी पूरी टीम के लोग हैं। कई बार ये यहां से वीडियो बनाते हैं, किसी खेत से, किसी खलिहान से, किसी जंगल से, किसी पहाड़ से, किसी नदी के किनारे से, और ये पूछते हैं कि ये देश जो विश्व गुरु बन रहा है, उसमें इस देश के 8 से 9% आदिवासी कहां हैं? 5 किलो अनाज दे रहे हो उन्हें पेट भरने के लिए? 5 किलो अनाज लेकर पेट भरो, और शौचालय बनवा दिए हैं, उसके बाद सुबह शाम उसका इस्तेमाल करो। तीसरा क्या करेगा? केवल जिंदा रहो। जब उनको वोट देना हो तो जनगणना रजिस्टर में जाकर उनको वोट देकर ताकत देना, और उसके बाद 5 किलो अनाज को लेने वाली लाइन में खड़े हो जाना। मैं DU, JNU, जामिया, बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस देश में बने हैं। आपके बस्तर जगदलपुर के कितने वहां पर प्रोफेसर पहुंच पाए, कितने डॉक्टर पहुंच पाए, कितने इंजीनियर पहुंच पाए? इस देश में जब आंकड़े आते हैं, और आंकड़े ये बताते हैं कि इस देश के 100 रुपया अगर इस देश के पास है, एक आदमी 40 रुपया लिए हुए है, 1.5-2 आदमी 70 रुपया लिए हुए है, और उसको आसान कर दो
तो 10 आदमी के पास 90 रुपया है और 90 आदमी 10 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं। यह सवाल पूछना क्या देश विरोधी सवाल है? जरा बताना आप, गलत सवाल है। मान लो 100 रोटी है और 100 लोग खाने वाले हैं, तो 10 आदमी 90 रोटी खाए और 90 आदमी 10 रोटी पर गुजारा करे, और दोनों को जोर से नारा लगवाओ जब जब वो सवाल पूछ दे। एक पता नहीं विवादित नारा हो जाएगा या क्या, वैसे भी हम विवादित आदमी हैं। हमको नौकरी से निकाला तो हमने और किताब लिख दी। हमने कहा तुमसे हम डरने वाले तो देखो है नहीं, और उन्होंने सोचा था कि इसके नौकरी छीन लेंगे तो डर जाएगा। हमने भी इस किताब में लिखा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और आज जिन लोगों को हम यहां से याद कर रहे हैं, ये हमारे अमर शहीद अगर डर गए होते तो बताओ ये भूमकाल जैसा इतना बड़ा विद्रोह हो पाता क्या? वो अगर अपनी नौकरी बचाते, वो अपना घर बचाते, वो अपना परिवार बचाते, उस समय भी तो कुछ लोग डराने वाले रहे होंगे। उस समय भी कुछ लोग डराने वाले थे और आज भी कुछ लोग डराने वाले हैं। अगर हमारे पुरखे डर गए होते तो ये बदलाव का उलगुलान कभी नहीं होता। बताओ आज उनके वारिसों, अगर तुम डर जाओगे तो ये अपने पुरखों का अपमान करना है कि नहीं, इस बात को यहां संकल्प लेकर के जाना। अगर हम बिना डरे उनके हिस्से की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाए तो हमें कोई अधिकार नहीं है इस मंच से शहीद गुंडाधर को याद करने का। उनको याद करने का मतलब है उनके अधूरे सपनों को पूरा करना। जो फांसी पर लटका दिए गए, लोग कह रहे हैं कि वो पेड़ आज भी खड़ा है। आपको पता नहीं, यकीन होगा कि नहीं, हम लोग बड़े मासूम लोग हैं। मैं उस पेड़ के पास गया तो उस पेड़ से एक छोटी सी छाल अपने जेब में रख लिया कि जब जब होगा मैं इसे देखकर ये हिम्मत लूंगा कि हमारे लोगों को उसी पेड़ पर लटकाया, और एक दिन नहीं 1 हफ्ते लटकाया ताकि खौफ फैल जाए और अगली बार कोई डरे न। बिरसा मुंडा को मारा, सीधू कानू, तिलका मांझी, ये जितने लोग भी लड़ने वाले थे सब अपनी कुर्बानी देकर गए, इसलिए कि उनकी कुर्बानी से जो हासिल होगा उसे हम बचा भी नहीं पाएंगे तो हम किस बात के वारिस हैं? गद्दार तब भी थे, गद्दार आज भी हैं, इस बात को भी याद रखना। और हमारे बीच के लोगों को ही वहां खड़े करके हमारे खिलाफ फैसले कराए जाते हैं। आज भी हमारे खिलाफ हमारे लोगों को खड़ा किया जाता है। आप जिनको मानते हैं उनके पास हाथ में कुल्हाड़ी है। ये हमारे साथी जो पारंपरिक वेश लिए हुए हैं, इनके भी हाथ में कुल्हाड़ी थी। जब जब जंगल काटने वाले आए तो उन्होंने जंगल की लकड़ियों को यह कहा कि तुम कुल्हाड़ी को वोट दे दो। कुल्हाड़ी वोट देकर के तुम्हारी ताकत से जब जीतेगी तो तुम्हारे हक में फैसला लेगी, और कुल्हाड़ी को इसलिए वोट देना क्योंकि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी है वो भी तो तुम्हारे बीच की लगी है। और जब जब जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी की लकड़ी को देख करके कुल्हाड़ी को वोट दिया, जंगल काटे गए, जंगल बर्बाद हुए हैं। इसलिए फैसला लेना कि जो आपके विचारधारा के साथ खड़ा हो वही आपका हितैषी है। ये बहरूपिये कल किसी और रूप में आए थे, आज किसी और रूप में आ रहे हैं और आपका सब कुछ लूट करके कहीं और ले जा रहे हैं। जंगल यहां, लकड़ी आपकी नहीं, खनिज आपका, उसे आप निकाल नहीं सकते। मुझे तो पता चला अंग्रेजों ने भी कानून बना दिया था, बाद में राजाओं ने बनाया। हजारों साल से जिस जंगल में आदिवासी रहता था, कुछ दिन बाद कोई आया और कहा कि ये हमारा है, तुमको आना होगा तो हमसे परमिशन लेनी होगी। सही है। बाद में उन्होंने किसी और कानून बनाया कि अगर तुम्हें कुछ करना होगा तो हमसे इजाजत लेनी होगी। आज वही कुछ लोग इस तरह से कहते हैं ऐसे कार्यक्रम मत करो। आयोजकों को फोन आया होगा पुलिस का, प्रशासन का, कि लक्ष्मण यादव को क्यों बुला रहे हो। मैं भी जानना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अगर इस बात का अधिकार है कि वो बस्तर में आकर झूठ बोल करके जाएं कि 5 साल में बस्तर को भारत का नंबर 1 बना देंगे, तो बाबा साहब का संविधान हमें भी इजाजत देता है कि उनके झूठ की पोल खोलने के लिए आपके बीच में आए और उसी संविधान को हाथ में लेकर हम उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। आप झूठ बोलते रहे कि 15 लाख हर अकाउंट में आएगा। भाई हमारी तरफ तो आया नहीं, मैं यही पूछने बस्तर आया हूं। हो सकता है बस्तर वालों के अकाउंट में 15 लाख आ गया हो। आया क्या? अरे भाई अकाउंट में पैसा आ गया, हो सकता है आपको पता ना हो। नहीं आया?
भाई उन्होंने तो कहा कि जो कहा वो किया, फलाने हैं तो गारंटी है। सुना आपने नारा? तो भाई गारंटी आपकी जुबान की कहां गई? हमने इस किताब में एक सवाल पूछा है बस्तर के लोगों और खासकर नौजवानों। इस देश में जब भारत गरीब था तो फ्री में शिक्षा देता था, मुफ्त में पढ़ाई, और हम समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। समाजवादी लोगों ने नारा इस देश में लगाया कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई मुफ्त में होने चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि हम राज्य जब चुनते हैं तो सरकार को हमारे टैक्स से पैसा जाता है, और आपने पैसा लिया तो अमीरों का टैक्स माफ कर दिया। कई लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया गया एनपीए बना करके, और शिक्षा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आपके सरकारी स्कूल, हमारे कई विद्वान साथी भी आए हैं, क्या हजारों की तादाद में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं कि नहीं आपके यहां? मैं जानना चाहता हूं, जरा जोर से बताना, आपके यहां में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या मास्टरों की बहाली जितना होनी चाहिए उतना हो रही है क्या? आपके स्कूल में मास्टर हैं क्या? आपके स्कूल में आपके बच्चे जाकर पढ़ पा रहे हैं क्या? और आपके हॉस्पिटल उतने हैं क्या जितने हॉस्पिटल होने चाहिए? अरे जरा जोर से बताना, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर है क्या? आपके हॉस्पिटल में आपको दवाई मिलती है क्या? तो जब आपको पढ़ाई और दवाई नहीं दे सकती तो हम भी ये नारा लगाते हैं कि रोटी कपड़ा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बताओ ये हमारा नारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपसे अगर पढ़ाई और दवाई नहीं दी जा सकती तो वोट लेने के लिए हमारे लोगों को आगे कर देते हो, और हमारे लोग भी भ्रम में आ जाते हैं। जैसे मैं ओबीसी से हूं, पिछड़े समाज से, हमारे बहुत सम्मानित लोग मंच पर बैठे हुए हैं, और हम जानते हैं कहीं ये ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग एक ना हो जाएं, कहीं ये सारे 90% एक ना हो जाएं, इसलिए इनको आपस में लड़ाते रहो। अंग्रेज आए, मैंने अपनी दूसरी किताब जाति जनगणना में लिखा है कि लोग कहते हैं कि जातियों को गिनकर अंग्रेजों ने इस देश को जातिवादी बना दिया। मैंने सवाल पूछा कि अंग्रेजों के आने के पहले मनुस्मृति लिखी गई थी कि नहीं? अरे भाई जानते हैं मनुस्मृति? मनुस्मृति में क्या है? दुनिया में किसी और देश में इतना घटिया ग्रंथ लिखा होता जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था, तो वो दो देश के लोग उस ग्रंथ को छिपाते कि महिलाओं के लिए बड़ी खराब बात लिखी है इसमें, महिला घर में कैद होनी चाहिए। मैं तो आदिवासियों के बीच जब भी आता हूं ये देखकर हैरान होता हूं कि पुरुष के बराबरी की तुलना में महिलाएं हर जगह खड़ी रहती हैं, वो उतनी ही मेहनत करती हैं, उतना ही संघर्ष करती हैं। और इस मंच पर भी देखिए आपने इतने महिलाओं को जगह दी, सामने हमारी माताएं बहनें इतनी हैं, वो हमारी इसी एकजुटता की ताकत से डरते हैं। वो डरते हैं इसलिए झूठ बोलते हैं, वो डरते हैं इसलिए कि कहीं ओबीसी और एससी एक न हो जाए, वो डरते हैं कि उनके पुलिस, उनके प्रशासन और बंदूक के बाद भी अगर इस देश के एससी एसटी ओबीसी एक हो गए तो हुकूमत कैसे करेंगे? झूठ की, लूट की और फूट की। आज के हुकूमत का 3 फार्मूला आपको देकर जा रहा हूं, झूठ बोलो, फूट डालो और लूट करो। बस्तर का एग्जाम्पल इससे बेहतर और क्या कोई देगा? झूठ कि अच्छे दिन आएंगे, झूठ कि सबको हम सम्मान दे देंगे, झूठ कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम जानना चाहते हैं कि जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर वो नहीं मिलती तो बताओ तुम झूठे हो, और हम तुम्हारे झूठ का बेनकाब करने के लिए ऐसे किताब भी लिखेंगे और आम आवाम के बीच जाएंगे और उनसे कहेंगे कि झूठों के झूठ पर यकीन न करना, उनसे आंख में आंख डाल करके सवाल करना कि यहीं जब कोई लड़ा तो कोई सोनी सूरी भी कैसे हो गया, कोई यहां लड़ा तो यहां हमारी एक बड़ी प्रिय कवित्री है, उनका नाम है जसिंता केरकिट्टा। उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी है, पढ़े लिखे विद्वान लोगों आप भी समझना। हमने जब अ से अनार कहा वो खुश हो गए, हमने जब आ से आम कहा वो और खुश हो गए, लेकिन हमने जैसे ही
अ से अधिकार कहा, वो नाराज हो गए। समझ गए ना? वो जंगल देखने आए तो उनको गाड़ी में बिठाकर पूरा जंगल घुमाओ और वो भी अंग्रेजी में कहें वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बस्तर, और 4 आदिवासी खड़े होकर के पूछ दें कि बस्तर की जल जंगल जमीन अपने 2 उद्योगपतियों को लुटा क्यों रहे हो, तो कहे कि ये अर्बन नक्सल है, ये देश विरोधी है, इसको पकड़ो और जेल में डाल दो। वो डरते हैं। किस बात से डरते हैं वो डरते हैं, किस बात से डरते हैं? वो तमाम गोला बारूद, पुलिस, फौज और तमाम तरह के लोगों के बावजूद वो डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि कहीं ये निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद न कर दें, इसलिए वो आपसे डरते हैं। हम डर रहे हैं इसलिए वो डरा रहे हैं, लेकिन हम उनसे कोई चीज लूट रहे हैं, मांग रहे हैं, छीन रहे हैं? हम तो ये जानना चाहते हैं कि अगर आज जाति जनगणना हो जाए तो जरा बताओ कि इस देश के 100 अरबपतियों में कितने आदिवासी हैं? जरा जोर से बताना नौजवानों, अगर आपको पता हो। इस देश के 100 अरबपति अगर हैं तो उसमें एक भी आदिवासी है क्या? एक भी आदिवासी मीडिया में आपका बैठा है क्या? एक भी आदिवासी आपका आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन करके जितना होना चाहिए पहुंच पाया क्या? देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर, आपकी आबादी 8 से 9% हो गई है। आपके अगर 100 विश्वविद्यालय हैं तो उसमें 8-9 वाइस चांसलर आपके हैं क्या? आप हैं कहां फिर? केवल जनगणना रजिस्टर में दर्ज हुए कुछ आंकड़े हैं। और इसलिए कि आदिवासी के सवाल पर बात ना हो, और जब विदेश से कोई देश देखने आए तो कुछ आदिवासियों को वहां ले जाओ और उनसे झिंगा लाला का डांस करा करके कहो कि यही आदिवासी है। नहीं साहब, इस देश का पढ़ा लिखा आदिवासी भी है जो सूट बूट पहनकर कभी जयपाल सिंह मुंडा बनता है तो कभी इस देश में आज भी देश चलाने वाले लोगों में शामिल हो सकता है। इसलिए उनको अपना स्थैतिक सेंस और अपनी धारणा को बदलना चाहिए। इस देश में आदिवासी भी पीएम, सीएम और डीएम क्यों नहीं बन सकता? इस देश का ओबीसी भी पीएम, सीएम और डीएम क्यों नहीं बनेगा? और जिसकी जितनी आबादी है उतना प्रोफेसर, वाइस चांसलर और डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल कोई पूछ देता है तो प्रशासन को लगता है कि ये सवाल गलत है। कैसे गलत हो गया ये सवाल? और आप पूरे देश में शिक्षा देनी चाहिए, पाखंड फैला रहे हो। और पाखंड कैसे? ही हमारे ओबीसी समाज के जितने लोग आए हैं वो सब जानते होंगे। जब जब मैं छत्तीसगढ़ आता हूं, एक कथावाचक की चर्चा यहां के लोग करते हैं। कथावाचक जब जब आया छत्तीसगढ़ में तो एक आदमी ने हमें वीडियो दिखाया, वो आकर के ऐसे लाखों लोगों की कथा करता है जिसमें 90% हमारे लोग होते हैं। और कथा कहते हुए कहता, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बताओ, जो जल जंगल जमीन में हजारों साल से रह रहा है उसको नहीं आके बाहर से लोटे वाले जल से कह रहा है 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। उसका वीडियो हमने देखा, कह रहा था अगर आपका बच्चा स्कूल जाए, परीक्षा आ गई हो, अगर वो पास ना हो, लगे कि फेल हो जाएगा, तो जिस दिन परीक्षा देने जाए एक बेलपत्री उठाना, उस पर शहर लगाना और फला जगह लगाकर देख लेना, आपका बच्चा पास हो जाएगा। मैं उसी दिन कह के आया कि खबरदार रहना, ये निंजा टेक्निक परीक्षा पास होने की भारत के बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम यहां कर्मकांड करके भारत को विश्वगुरु बनाने का झूठ बोल रहे हो। एक एक कथावाचक घुमा रहा है पूरे देश में। कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कोई कहता है सब हमारा धर्म है। अरे हम भी तो कहना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ जो पीली पगड़ी बांधी जाती है वो तो इस देश के ओबीसी की भी पगड़ी है। इस देश के ओबीसी भी पीला गमछा पहनते हैं, इस देश के आदिवासी भी पीला गमछा पहनते हैं। आप हमारे यहाँ उत्तर भारत आना, यहाँ यादव समाज के भी बहुत लोग हैं और तमाम समाज के लोग हैं। मैं उत्तर भारत से भी एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ भी शादी में हल्दी में ऐसे ही चावल को लपेट करके उसको माथे पर लगा करके पूजा जाता है। जैसे आदिवासी पूजता है वैसे ओबीसी भी पूजता है। हम और आप दोनों प्रकृति पूजक रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को कोई बरगलाने के लिए बीच में आकर बैठ गया, बीच में बैठ गया। और वो बीच में आकर के बैठा और कहा कि हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें ये पूजा करनी कैसे है। मैं तो खुश होता हूं कि आदिवासी सब जगह अपनी पूजा अपने से करता है, वही करना। एक आदमी गया और एक ओबीसी समाज जो पढ़ा लिखा थोड़ा जागरूक हो गया था, तो एक आदमी गया
कथा उथा कहाई, तो उसके बाद कहा कि जाओ बच्चा, मैं तुम्हें आशीर्वाद में स्वर्ग दे देता हूं, खुश रहना, अब हमारा दान दे दो। तो दान देने वाला कहा, जाओ बाबा, मैं तुम्हें दान में पूरा दिल्ली दे देता हूं। वो बोला कि दिल्ली तुम्हारे बाप की है जो मुझे दे रहा है? तो सामने से जवाब आया, स्वर्ग क्या तुम्हारे बाप का है जो सबको बांटे जा रहे हैं? और ये मैंने कह रहा हूं भाई, ये तो अब सोशल मीडिया पर चल रहा है। जिस दिन कोई झूठ सच पकड़ ले, उसी दिन उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आज इस देश में दो दुकान से खतरा है, एक दुकान जो धर्म के नाम पर लगाई जा रही है और दूसरी दुकान जो फैक्ट्री के नाम पर लगाई जा रही है। इन दोनों दुकानों ने इस देश को लूटने के लिए धर्म और राष्ट्र के नाम पर सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया और पीछे से पूरे देश को अंबानी अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में बेच रहे हैं। आप प्रोफेसर की डायरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में शिक्षा को बेच दिया गया है। यूजीसी से एक कानून ले आया, एससी एसटी ओबीसी को कैंपस में भेदभाव से रोका जाएगा। मुट्ठी पर लोगों ने देश में विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, मीडिया ने कहा कि यह बहुत अच्छा हो गया। जब मीडिया में तुम, सुप्रीम कोर्ट में तुम और विरोध करने वाले तुम, तो बताओ इस देश में हमारे लोगों के लिए कोई कानून नहीं बन पाएगा? फिर हम और आप कहां करेंगे? शिक्षा बिक गई तो बताओ सबसे पहले अनपढ़ कौन बनेगा? ये देश के एससी एसटी ओबीसी बनेंगे। जब देश का एससी एसटी अनपढ़ हो जाएगा तो सबसे पहले कहां जाएगा? या तो नशे में जाएगा। आप तो महुआ पीते थे तो लिमिट में पीते थे ताकि इलाज भी होता था, दवाई भी होती थी। अब वो जब फैक्ट्री से महुआ बना करके आपके घर घर पिलाएगा तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद होंगी। इस बात को लिख के रख लीजिए। 1910 का भूमकाल का विद्रोह अगर उस महुआ बनाने के, आपकी आजादी को छीनने के खिलाफ भी हुआ था तो आज आपको वैसा विद्रोह करने की जरूरत नहीं। बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के संवैधानिक तरीके से अपनी ताकत दिखाओ, वरना महुआ नहीं, आने वाली पीढ़ियों के शिक्षा, रोजगार सब छीन लिया जाएगा और पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। इस बात का संकल्प लेने का दिन भी आज होना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए कि आप यहां पर अपना जल जंगल जमीन जैसे नहीं बचा पा रहे, वैसे इस देश के लोग शिक्षा नहीं बचा पाए। विश्वविद्यालय बिक गए। जो पढ़ाई हमने 300 रुपए में की, आज वो पढ़ाई 30,000 रुपए में हो रही है। कितने लोगों के पास इतना पैसा है? जो पढ़ाई हमने की बहुत कम पैसे में, आज वो लाखों लाख। अगर आप आदिवासियों, आपके तो आईआईटी आईआईएम में एमबीए करने और मेडिकल के बहुत कम बच्चे जाते हैं। अभी एक नौजवान से मिलवाया उन्होंने कि ये डॉक्टर बना है, उनको मनोबल बढ़ाओ। गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन जमीर को गिरवी रखना, उससे बड़ी गरीबी दूसरी कोई होती भी नहीं। खुददारी सबसे बड़ी होती है। एक एक रुपया जोड़ करके अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना, यह मैं निवेदन आपसे करके जा रहा हूं। अगर पढ़ा सको तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना, लेकिन पढ़ाई अगर नहीं होगी तो फिर गुलामी होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत गाडगे ने कहा कि अगर थाली ना हो तो हाथ पर रोटी रखकर खा लेना, लेकिन अपने बेटा और बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि शिक्षा मानसिक गुलामी से आजादी दिलाती है। और एक बात और कि अगर आपको हक और अधिकार चाहिए, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता। और अधिकार पाने के लिए हम उस हथियार और हिंसा की लड़ाई के समर्थक कतई नहीं हैं। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें यह ताकत दे दी कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आपकी गिनती ज्यादा है तो आप एकजुट हो जाओ। आओ एससी एसटी ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज के लोगों, बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपनी पढ़ाई कमाई दवाई के लिए एक होकर के आपको भारत बचाने की लड़ाई लड़ना होगा। और आखिर में मैं ये निवेदन भी करूंगा, क्योंकि मेरा समय लगभग पूरा हो गया और मुझे मजबूरी है कि आज ही फ्लाइट पकड़ के निकलना है, लेकिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग बैठे रहना और जाते जाते ये जरूर संकल्प लेना कि भूमकाल के ये जो जगदलपुर से लेकर के बस्तर के इलाके में अगर वो फांसी देने वाला पेड़ आज भी खड़ा है तो शायद इस इंतजार में खड़ा है कि जिनको फांसी पर लटकाया गया उनके सपने पूरे करने के लिए अगली पीढ़ी के लोग उस संकल्प को पूरा करें और खुशहाल बस्तर बने, बस्तर बस्तर वालों का बने, भारत भारत वालों का बने।
हम यही कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं चाहिए इस देश में कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में तुमने पूरा भारत बेच दिया। और बस्तर के लोगों, आखिरी में एक उदाहरण देके जा रहा हूं। अभी एयरलाइंस कंपनियां आई थी और उसने क्या बोला था, एक कंपनी ने हड़ताल कर दी, पूरे देश की एयरलाइंस ठप हो गई थी कि नहीं? जरा पढ़े लिखे नौजवान जितने सोच के बताना। 100 अगर जहाज उड़ता है तो 100 में 90 जहाज केवल एयर इंडिया और इंडिगो के पास, जिसमें से 63-64 जहाज केवल इंडिगो के पास है। सरकार ने कहा कर्मचारी बढ़ाओ, इंडिगो ने कहा जब हवाई जहाज ही नहीं उड़ाएंगे। 1 हफ्ते तक बंद कर दिया, हाहाकार मच गया, सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मैं सोचता हूं कि जिस दिन अडानी अड़ गया, ये देश कहां जाएगा? तुमने सारा कुछ अडानी को लूटता दिया और ऐसे वक्त में तुम पूंजीपतियों के हाथों पूरा देश देकर के नारा क्या लगाए थे? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आयरनी देखो रे साहब, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बचपन में हम लोग चिड़िया उड़, कौवा उड़ और तोता उड़, मैना उड़ इधर खेलते थे कि नहीं? खेलते हैं ना। आज वाला जब आया तो उसने कहा LIC उड़, BSNL उड़, MTNL उड़, कंपनी उड़, नवरत्न कंपनी उड़, हवाई जहाज उड़, और सब उड़ा करके अडानी को बेच दिया। और आपको कह दिया मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे। हमको और आपको तो इसी देश में रहना है। और आप एकजुट हो जाना, मेरा निवेदन मान के चलना। दोस्तों, हमने तो नौकरी कुर्बान की, हमारे पुरखों ने तो जान कुर्बान कर दी। उनकी जान कुर्बानी का कोई मतलब नहीं निकलेगा क्या? इसलिए अगर हम ताकत से लड़ेंगे तो सत्ता के पास बड़ी ताकत होती है। वो आपको डराएगी, मीडिया से आपको बदनाम कराएगी, आपके खिलाफ काम करेगी और आपको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डालेगी। लेकिन कितने लोगों को 1910 का भूमकाल इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि उस समय पूरे इलाके के सभी लोग एक साथ खड़े होकर के उलगुलान किए थे। अगर कुछ लोग उलगुलान करते तो क्या कामयाब होता क्या? इसलिए अब नए उलगुलान की जरूरत इस देश को है, जो शिक्षा के लिए उलगुलान करे, जो रोजगार के लिए उलगुलान करे, पाखंडियों और अंधविश्वासियों के खिलाफ उलगुलान करे, वैज्ञानिक चेतना वाला पढ़ाई लिखाई जिंदा रखने के लिए उलगुलान करे, और इस देश के जल जंगल जमीन को अपने पूंजीपति दोस्तों को बेचने के खिलाफ उलगुलान करे और कहे कि ये जल जंगल जमीन हमारी है और हम इसको महफूज रखेंगे। मेरी एक प्रिय कवित्री हैं, मैं उनकी एक कविता पढ़ करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां मर गईं, ऑक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां मर गईं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। नदी की लाश के ऊपर आदमी की लाश डाल देने से किसी के अपराध पानी में घुल नहीं जाते। नदी की लाश के ऊपर आदमी की लाश डाल देने से किसी के अपराध पानी में घुल नहीं जाते। वे सब पानी में तैरते रहते हैं जैसे नदी के साथ आदमी की लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी, मर रही हैं कि नहीं मर रही? और अभी तो हमें किसी ने बताया कि उसमें से बालू निकालने के लिए नदी को ही रूपांतरित कर दिया, गांव के गांव डूब गए। दिल्ली को दिखाई देता है क्या? आपके मारे जाने, आपके लूटे जाने, आपके तबाह किए जाने का दर्द दिल्ली को नहीं होता। एक देश बनता तब है जब साझा सुख और साझा दुख हो। अगर मणिपुर में आग लगे तो केरल अगर झुलसे नहीं, अगर लद्दाख में कोई पकड़ा जाए हमें दुख दर्द ना हो, अगर यूपी में कोई दंगा हो बस्तर सजग ना हो, और जगदलपुर की लड़ाई से झारखंड एक न हो जाए, हम सब अगर एक सुख और दुख में शामिल नहीं होंगे तो कैसे फिर देश बनाओगे? किसका देश बनाओगे? अपनी जमीन बचा नहीं पा रहे। दिल्ली में जहां रहता हूं उतना जहरीली हवा थी,
दूसरे की सरकार रहती थी तो ये सब लेकर के सड़क पर उतर करके डांस करते रहते थे, बहुत हवा जहरीली है क्योंकि विपक्ष की सरकार है। और जैसे ही उनकी सरकार बन गई, वही जहरीली हवा पवित्र वायु बन गई, और उसी में कोई बाबा लेकर आके कह रहा है सांस खींचो, सांस छोड़ो, और योगा करके सबको बीमारी ठीक कर रहा है। ये जितने, एक आया पाखंडी कह रहा है कि गौमूत्र में हल्दी मिलाकर पियो कैंसर ठीक हो जाएगा। अपने बीमार हुआ तो थर्मामीटर लगा करके पैरासीटामोल खा के ठीक हो रहा था। तुम किसको मूर्ख बनाते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, जो हमारा है वो हमारे पास रहने दो। मैं चाहता हूं कि प्रकृति कुर्बान हो जाएगी तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे कि तुम हमारे लिए कोई दुनिया छोड़कर नहीं गए, तुम शिक्षा नहीं छोड़ के गए, तुम संविधान नहीं छोड़ के गए, तुम कुदरत तो छोड़ के जाओ। तब जेसिंटा अपनी कविता में कहती हैं, एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें। नदियां ही जानती हैं उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, ना कहां इस देश और दुनिया को रहने के लिए पर्यावरण बचाना था। आज भी भारत का नक्शा लेना, एक नक्शे में खनिज संसाधन लगाना, एक में पर्यावरण और जंगल लगाना, तीसरे में आदिवासी लगाना, और तीनों नक्शों को जब एक पे रखोगे तो जहां जंगल है वहीं आदिवासी है, और जहां आदिवासी है वहीं पर्यावरण सुरक्षित है, और जहां आदिवासी है वहीं खनिज संसाधन सुरक्षित है। मुझे यकीन है कोई आदिवासी आपसे ये नहीं कहता कि विकास मत करो, लेकिन कोई आदिवासी ये नहीं चाहता कि विनाश हमारा करो और विकास अपने दोस्तों का करो। ऐसा विकास हमें कबूल नहीं है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, हाथ में हाथ मिलाने का वक्त है। और ओबीसी समाज के जितने लोगों यहां आए हो, आपकी भी संस्कृति वही, भाषा वही, आपका भी दुख दर्द वही, तो आपका भी संघर्ष का नारा उलगुलान होना चाहिए। और छोटी छोटी बातों में कभी उलझना मत। अगर तुम्हारी तादाद ज्यादा है तो नाक छोटी करना, दिल बड़ा करना। जीतने का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अपनों से मत लड़ना कभी, और हर कमजोर की ताकत बनकर के खड़ा होना। आप एकजुट होगे तो बाहर से कोई आपको लड़ाकर कमजोर नहीं कर पाएगा। और नौजवानों को कहूंगा, कलम और किताब हाथ में रखो। वो तुम्हें तलवार बांट रहे हैं, हम कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलकर कलम और किताब हाथ में रखना, तभी आने वाले समय में बचा पाओगे। और यह आखिरी लड़ाई है। अगर संविधान हम नहीं बचा पाए, अगर जल जंगल जमीन हम नहीं बचा पाए, अगर शिक्षा नहीं बचा पाए, वैज्ञानिक चेतना नहीं बचा पाए, पर्यावरण नहीं बचा पाए, आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद, 50 साल बाद पूछेंगी, तुम तो गुंडाधुर को याद करके भूमकाल दिवस मनाकर शान से कहते थे कि हमारे पुरखे फाइटर थे, लड़ गए, और तुम्हारे सामने संविधान खत्म हो रहा था, तुम्हारे सामने जल जंगल जमीन लूटा जा रहा था, तुम्हारे सामने शिक्षा बर्बाद की गई, तुम्हारे सामने पूरा देश कुछ लोगों के हाथों बेच दिया गया, तब तुम क्या कर रहे थे? मैं कम से कम डंके की चोट पर कहूंगा, अपनी नौकरी बचाया नहीं, और उलगुलान का झंडा हाथ में लेकर जो सच था वही कहने के लिए पूरे देश में खड़ा हो गया। और इसीलिए आने वाली पीढ़ियों से आंख मिला सकूं, और आप भी सोचना कि वो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर हम ये लड़ाई हार गए तो। याद रखना, जंगल में आग लगी तो एक सारी चिड़िया भागने लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी। तमाम मंच के सम्मानित लोगों, आपको आखिरी बात कह के विदा लूंगा। बहुत सारी चिड़िया हंसते हुए कह रही थी, इतनी बड़ी आग तुम्हारे चोंच के एक बूंद पानी से बुझ जाएगी क्या? उस चिड़िया का जवाब बस्तर और जगदलपुर के लोगों, उन अपने क्रांतिकारी शहीदों को याद करते हुए यह पैगाम आखिरी देकर के जा रहा हूं, लड़ाने वाले आएंगे, लड़ना मत, बांटने वाले आएंगे, बांटना मत, लूटने वाले आएंगे, लूटने मत दो, हाथ से हाथ पकड़ करके खड़ा होना। वो चिड़िया तुम्हारे लिए कुछ पैगाम देकर गई कि जब बाकी हंस रही थी कि तुम्हारे इतने चोंच के बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी क्या, उस चिड़िया का पैगाम मेरा आखिरी पैगाम है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब आने वाले समय में इस आग का इतिहास लिखा जाएगा
तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए मैं अपनी जान कुर्बान करके भी इस आग को बुझाना चाहती हूं। इसी उम्मीद के साथ हम लड़ेंगे हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर हम लड़ेंगे। तमाम 90% लोगों को बाहों में बाहें, हाथ में हाथ लेकर, तनी हुई मुट्ठियों के साथ। हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी धर्म और जाति के खिलाफ नहीं, हमारी लड़ाई किसी नेता और किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई हमारे हक और अधिकार के लिए है। जो हमारे हक अधिकार छीन रहा है वो हमारा दुश्मन है। जो हमारे हक अधिकार लूटने में मदद कर रहा है, भले ही वो हमारी जाति बिरादरी का हो, वो भी हमारा दुश्मन है। और जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ खड़ा है, हम उसको अपना साथी मानेंगे और तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक जीत न जाए। बिरसा मुंडा के उलगुलान की वो लपट आज भी जिंदा है। गुंडा धोरा उनके साथियों का इंकलाब आज भी जिंदा है। भूमकाल का वो कुर्बानी आज भी जिंदा है। और हम लड़ेंगे इस उम्मीद के साथ कि जालिम हमेशा हारते हैं, इंसानियत हमेशा जीतती है। इसी उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।